इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ सर्किट लॉ के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है किरचॉफ सर्किट लॉ। किरचॉफ ने इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड 2 लॉज दिए जिन्हें कहते हैं किरचॉफ सर्किट लॉ, जिसमें से फर्स्ट लॉ है नंबर 1 फर्स्ट लॉ, और इसको कहते हैं जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। नंबर 2 है सेकेंड लॉ, और इसका नाम है लूप लॉ, और इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं मेश लॉ। तो चलिए देखते हैं क्या है ये दोनों लॉ। फर्स्ट लॉ को कहते हैं जंक्शन लॉ और सेकंड लॉ को कहते हैं लूप लॉ। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो जंक्शन है या फिर ये जो लूप है मेश, ये क्या होता है। तो इसके लिए हम एक सर्किट ले लेते हैं, एक सिंपल सर्किट। मान लेते हैं कि ये कोई सर्किट है, इसमें यहां पर स्विच लगा है ऑन या ऑफ करने के लिए, और इसमें जो है हमने यहाँ एक सेल ऐड कर दिया है, और बीच में से हमने इस सर्किट को एक वायर से डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में। तो देखते हैं जंक्शन क्या होता है। तो जैसे ही हम सर्किट का स्विच ऑन करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट प्रोड्यूस होने लगता है, और जैसे ही करंट यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचता है तो यहाँ इस पॉइंट पर यहाँ 2 वे हैं, एक ऊपर को और एक आगे की तरफ, मतलब 2 अलग अलग वायर जुड़े हैं। तो जब किसी पॉइंट पर एक से ज्यादा वायर एक साथ जुड़े होते हैं तो उस पॉइंट को कहते हैं जंक्शन। ये एक जंक्शन है इन 3 वायर का, एक नीचे से आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है और एक आगे की तरफ जा रहा है। जैसे ये एक जंक्शन है तो आगे जाकर हमें एक और जंक्शन मिलता है यहाँ पर इस पॉइंट पर। इस जंक्शन पर भी 3 अलग अलग वायर जुड़े हैं। मतलब जब किसी सर्किट में एक ही पॉइंट से एक से ज्यादा वायर जुड़े होते हैं तो उस पॉइंट को कहते हैं जंक्शन। क्लियर। और सर्किट के जो ये पार्टीशन होते हैं, जैसे कि इस सर्किट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, इनको कहते हैं लूप। ये लूप 1 है और ये लूप 2 है, या इसको मेश 1 और मेश 2 भी कह सकते हैं। क्लियर। तो पहला जो लॉ है वो जंक्शन के लिए है, जबकि जो दूसरा लॉ है वो लूप के लिए है या मेश के लिए है। तो पहले देख लेते हैं जंक्शन लॉ क्या होता है। जंक्शन लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the algebraic sum of electric current meeting at any junction of an electric circuit is equal to 0। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी जंक्शन पर मिलने वाले इलेक्ट्रिक करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो होता है 0। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक सर्किट है जिसमें एक जंक्शन पर इस तरह से 3 डिफरेंट वायर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, और इसके आगे की तरफ जो है 2 वायर्स हैं इस तरह से। मान लेते हैं कि ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पर ये 3 वायर हैं, ये 3 अलग अलग करंट कैरी कर रहे हैं, I1, I2 और I3। और इस जंक्शन से जाने वाले ये 2 वायर हैं, इनमें जो करंट फ्लो रहा है वो है I4 और I5। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ, किसी सर्किट में किसी जंक्शन पर मिलने वाले करंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो होता है 0। मतलब अगर हम किसी जंक्शन पर मिलने वाले करंट का एल्जेब्रिक सम कर दें तो वो 0 आएगा। तो एल्जेब्रिक सम कैसे करेंगे? जो जंक्शन है उस जंक्शन पर आने वाले जो करंट होंगे उनको पॉजिटिव लेंगे, जबकि जो जाने वाले करंट होंगे उनको निगेटिव ले लेंगे। तो देखते हैं आने वाला करंट क्या क्या है, I1, I2, I3। तो क्योंकि I1, I2 और I3 तीनों जो है जंक्शन पर आ रहे हैं, तो इन तीनों को हम पॉजिटिव साइन से नोट करेंगे। और जो जंक्शन से जाने वाली करंट है I4 और I5, इन दोनों को नेगेटिव ले लेंगे।
और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इन सभी करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, 0। तो अगर हम इन सारे करंट को ऐड कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। मतलब तीन करंट आ रहे हैं और 2 करंट जा रहे हैं। आने वाले जो करंट्स हैं उनको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, जो जाने वाले करंट होते हैं उनको नेगेटिव साइन से नोट करते हैं और सबका जब सम करते हैं तो 0 आता है। अब यहाँ से अगर हम पॉजिटिव करंट्स की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इधर अगर हो जाएगा प्लस I4 माइनस I5 इधर अगर हो जाएगा प्लस I5। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं क्योंकि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल है I4 प्लस I5 के। तो हम ये कह सकते हैं कि जंक्शन पर आने वाले करंट का सम जंक्शन से जाने वाले करंट के सम के इक्वल होता है। मींस द करंट flowing in the junction is equal to the current flowing out। मतलब किसी जंक्शन पर आने वाले करंट का सम जंक्शन से जाने वाले करंट के सम के इक्वल होता है। इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। अब अगर बात करें करंट की तो करंट I इक्वल होता है Q अपॉन T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। मींस जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो चार्ज भी मूव करता है और किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में मूव करता है। मतलब जो चार्ज की बेसिक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन। मतलब बैटरी के या सेल के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब उनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। मतलब करंट फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पर आने वाले चार्ज का सम जंक्शन से जाने वाले चार्ज के सम के इक्वल होता है और यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब जो फर्स्ट लॉ किरचॉफ फर्स्ट लॉ है या जंक्शन लॉ है वो चार्ज के कंजर्वेशन को शो करता है। इसके अकॉर्डिंग क्योंकि करंट प्रोड्यूस होता है चार्ज के कारण, जब चार्ज मूव करता है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है। तो करंट I1 I2 I3 जंक्शन पर आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि I1 I2 I3 की अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज जो है जंक्शन से दूर जा रहा है और I4 और I5 जंक्शन की से दूर जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी अपोजिट डायरेक्शन जंक्शन पर चार्ज फ्लो हो रहा है। तो आने वाला चार्ज जाने वाले चार्ज के इक्वल है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज को जो है ना एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। क्लियर? तो इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ। अब बात कर लेते हैं सेकेंड लॉ, लूप लॉ और मेश लॉ के बारे में। तो जैसे कि हमने अभी बात की थी, एक लूप जो होता है वो किसी सर्किट का एक पार्ट होता है। अगर हम एक सर्किट को एक से ज्यादा पार्टीशन में डिवाइड कर लें तो उसे कहते हैं लूप। तो अकॉर्डिंग टू लूप लॉ according to this law the algebraic sum of all potential difference in a सेक्शन ऑफ, ये जो सेक्शन है इसी को लूप कहते हैं। लूप इन ए सेक्शन ऑफ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ all EMF of that section। इसके लिए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं फिर देखते हैं ये क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट है इस तरह से, और इसको हम दो सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो सेक्शन है उसमें एक सेल लगा है और नीचे वाला जो सेक्शन है इसमें भी एक सेल लगा है।
कुछ इस टाइप से, ठीक है। और हर एक सेल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो मान लेते हैं इस सेल का जो रेजिस्टेंस है वो है R1 और इस सेल का जो रेजिस्टेंस है वो है R2। सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है E और इसका भी होगा E। तो इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं। और ये दोनों के दोनों सेल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़े हैं। मान लेते हैं ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये है R3। तो जैसे हम सर्किट का स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करते ही पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होने वाले करंट को मान लेते हैं I1 और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होने वाले करंट को मान लेते हैं I2। तो ऊपर से करंट आ रहा है I1, नीचे से करंट आ रहा है I2 और ये दोनों करंट यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर 3 वायर जुड़े हैं, एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है और एक आगे की तरफ जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ जब करंट किसी जंक्शन पर पहुंचता है तो करंट जो है ना ऐड हो जाता है। तो हम इसको ऐड कर देंगे, ये I1 है और ये I2 है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1 प्लस I2। क्लियर। तो अब देखते हैं कि क्या होता है सेकंड लॉ और लूप लॉ या जिसे कहते हैं मेश लॉ। इसके अकॉर्डिंग अगर उसको इलेक्ट्रिक सर्किट है और उसमें अलग अलग सेक्शन है, जैसे कि ऊपर एक सेक्शन है, नीचे एक सेक्शन है। तो किसी भी एक सेक्शन में उस सेक्शन के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम उसी सेक्शन के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से। इसके लिए पहले हमें 2 रूल ध्यान रखने होंगे। जब हम किसी सर्किट के किसी सेक्शन में उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम करते हैं और उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सम करते हैं तो पहले जो है ना एक लूप बनाते हैं। लूप मींस एक सर्कुलर शेप बनाते हैं। तो क्योंकि इसके 2 सेक्शन है तो इसको मान लेते हैं लूप 1 और इसको मान लेते हैं लूप 2। लूप हम किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, लेकिन लूप बनाने के बाद हमें 2 चीजें ध्यान रखनी होगी कि जब हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, मींस करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल होता है IR। तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो किसी सेक्शन के जब हम किसी सेक्शन में कोई लूप बनाएंगे तो जब हम लूप की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो लूप की डायरेक्शन में मूव करने पर अगर हम करंट की डायरेक्शन में हैं तो करंट और रेजिस्टेंस का जो ये प्रोडक्ट होता है इसको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर लूप हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाया है तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए भी रूल है। अगर हम सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर ईएमएफ जो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसको प्लस लेंगे। लेकिन अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो ईएमएफ को नेगेटिव ले लेंगे। मतलब अगर हम किसी सेल में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट पॉजिटिव होगा और अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से सेल के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी पॉजिटिव होगा। तो पहले हम सेक्शन 1 में अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ मींस मेश लॉ जिसे कहते हैं लूप लॉ। तो इसको हम एक लूप मान लेते हैं लूप 1। पहले हम अप्लाई करते हैं लूप 1 में किरचॉफ सेकंड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the algebraic sum of all potential difference in a section of a circuit is equal to the sum of all EMF of that section। मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी सर्किट के किसी सेक्शन में उसके सारे पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होता है वो उसी सेक्शन के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 सेक्शन वाले हैं, एक सेक्शन 1 है, एक सेक्शन 2 है। इसको हमने एक लूप से शो किया है, इसको भी एक लूप से शो किया है। तो पहले हम लूप 1 में अप्लाई कर रहे हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो हम लूप को इस तरह से रोटेट कर रहे हैं इस टाइप से। तो जब हम लूप को इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो ये जो करंट है हमारे घूमने की डायरेक्शन में है, मींस लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है। तो I1 और R1 का जो प्रोडक्ट होगा I1 इंटू R1 ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब जब हम इस तरह से जा रहे हैं नीचे की ओर तो यहाँ पर भी जो है हम करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं। तो करंट और प्रोडक्ट रेजिस्टेंस का जो सम होगा I1 प्लस I2 इंटू R3 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो इस सेक्शन का टोटल पोटेंशियल हो गया। अब इसी सेक्शन का टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देख लेते हैं, क्योंकि एक ही सेल लगा है तो एक ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा जो कि है E1। अब क्योंकि हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो हम सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं और नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर EMF को क्या लेना है पॉजिटिव। तो इक्वल हो जाएगा E1 जो कि होगा पॉजिटिव। अगर हम प्लस साइन नहीं भी लगाएंगे तो ये पॉजिटिव है। तो हमने लूप 1 में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया है। अब इसी तरह से देख लेते हैं लूप 2।
लूप 2 में इसे किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो लूप 2 में भी सेम उसी तरह से अप्लाई करना है। लूप की डायरेक्शन में घूमते हुए जो करंट इसकी डायरेक्शन में आएंगे उनको पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट इनकी डायरेक्शन के ऑपोजिट आएंगे उनको निगेटिव ले लेंगे। तो क्योंकि हमने लूप इस तरह से बनाया, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लूप बना सकते हैं, बस हमें ये देखना है कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट उसकी डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब इस तरह से घूमते हैं लूप में, तो हम सर्किट में ऐसे करके घूम रहे हैं, तो ये वाला करंट भी ऑपोजिट डायरेक्शन आ रहा है और ये करंट भी ऑपोजिट डायरेक्शन आ रहा है। मतलब इस बार करंट और रेजिस्टेंस का जो अलजेब्रिक सम होगा वो नेगेटिव आएगा, जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। तो जैसे कि हम जब लूप को इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, तो इस लूप में करंट I1 प्लस I2 अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस R3 ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक उसी तरह से जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये वाला करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब I2 इंटू R2, I2 इंटू R2 ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर रही बात EMF की, क्योंकि इसमें एक ही सेल है तो इसका EMF जो होगा देख लेते हैं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की हो जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस लेना है तो पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि एक ही सेल है और इसका EMF E2 है तो हो जाएगा -E2। तो इसे कहते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप लॉ या बेस लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी सर्किट के किसी एक लूप में उसके टोटल पोटेंशियल का सम उसी सेक्शन के टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होता है, जिस तरह से हमने ये अप्लाई किया है। अब टोटल पोटेंशियल हो या टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये दोनों के दोनों एक पोटेंशियल ही हैं, और पोटेंशियल V इक्वल क्या होता है, W/Q। किसी चार्ज Q को कैरी करने में किया गया वर्क, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब हम ये कह सकते हैं जो पोटेंशियल होता है ना, चाहे वो V वाला पोटेंशियल हो या E वाला पोटेंशियल हो, ये दोनों जो है ना किसी चार्ज को कैरी करने में किया गया वर्क है, और वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं किसी चार्ज को कैरी करने में यूज एनर्जी। तो इस साइड जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है और इस साइड जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और क्योंकि ये दोनों एनर्जी है तो इसका मतलब ये है किसी सेक्शन में, किसी सर्किट के किसी सेक्शन में एनर्जी एनर्जी के इक्वल होती है, और जब एनर्जी एनर्जी के इक्वल हो तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है ना, मींस लूप लॉ, वो एनर्जी के कंजर्वेशन को फॉलो करता है, जबकि फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो ये तो एक सिंपल डायग्राम था, हम किरचॉफ सेकंड लॉ को एक और डायग्राम में अप्लाई कर लेते हैं। हम इस बार एक दूसरा सर्किट लेंगे। मान लेते हैं इस बार हमारे पास एक अलग टाइप का सर्किट है, इसमें बीच में पार्टीशन है, यहां एक सेल लगा है और यहां पर भी एक सेल लगा है। यहां एक रेजिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं R1, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं R2, और एक रेजिस्टेंस बीच में है, इसको मान लेते हैं R3। इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मान लेते हैं E1 और इसको मान लेते हैं E2। इससे जब करंट फ्लो होगा तो उसको मान लेते हैं I1, I1 करंट इधर आएगा, इससे फ्लो होने वाले करंट को मान लेते हैं I2, I2 करंट इधर आएगा, और जैसे ये करंट इस जंक्शन पर मिलेंगे तो दोनों मिलकर हो जाएंगे I1 प्लस I2। इसको मान लेते हैं लूप 1। लूप को हम किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं करंट की डायरेक्शन में बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं लूप 1 और इसको मान लेते हैं लूप 2। तो हम पहले अप्लाई करेंगे लूप 1 में किरचॉफ फर्स्ट लॉ, लूप 1। तो लूप 1 में हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, सॉरी सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी लूप का टोटल पोटेंशियल टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है, और पोटेंशियल इक्वल क्या होता है, पोटेंशियल V इक्वल IR, ओम्स लॉ से। तो टोटल पोटेंशियल मींस टोटल IR। तो फर्स्ट लूप में हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, तो I1 की डायरेक्शन में जा रहे हैं, I1 की डायरेक्शन में, तो I1 इंटू R1 प्लस होगा। यहां पर हम जब इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो I2 प्लस I1 प्लस I2 भी डायरेक्शन में है, तो I1 प्लस I2 इंटू R3 भी प्लस होगा। इन दोनों का सम इसी सेक्शन के पोटेंशियल के इक्वल होगा, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होगा। तो इस सेक्शन का जो पोटेंशियल है वो है E1।
तो ये इवन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं ना, तो हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएंगे। इसी तरह से हम लूप 2 में अप्लाई कर सकते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। लूप 2 में हमने लूप को इस तरह से बनाया है, तो I2 तो घूमने की डायरेक्शन में आ रहा है, तो I2 इंटू R2 प्लस हो जाएगा। फिर I1 प्लस I2 की डायरेक्शन में है, तो I1 प्लस I2 इंटू R3 भी प्लस हो जाएगा। और साथ साथ जब हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो E2 भी प्लस ही आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी सर्किट के किसी भी सेक्शन में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर?